झांगी ने यांग शिनशिन की बात पर हामी भरी। अगर गांव चांगकोंग का एक आदमी ही नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल को हरा सकता है तो सब घर जा सकते हैं। दूसरी तरफ लांसलॉट को जैसे ही यांग शिनशिन का मैसेज मिला, उसे सब समझ आ गया और उसने भी वैसा ही किया। थोड़ी मेहनत के बाद वो मुश्किल से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। अब हम किनालमली सोच सकते हैं कि इस डेडलॉक से बाहर कैसे निकला जाए। यांग शिनशिन बोली। लांसलॉट ने वार्न किया, जल्दी खुश मत हो, यह तरीका टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ शैडो को देखना काफी नहीं है, धीरे धीरे देखने वाले भी उससे इन्फेक्टेड होकर उसके जैसे बन जाते हैं। इतना सुनते ही यांग शिनशिन ने उस सोल्जर की तरफ देखा जो ब्रेन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट था। उसका चेहरा अब धीरे धीरे काले धुएं से भरता जा रहा था। मुसीबत है। यांग शिनशिन ने माथा सिकोड़ा। क्योंगड़ा ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा, पर वो बिना कोई रिएक्शन दिए बस उन्हें देखता रहा। क्योंगड़ा ने गन उठाई, लेकिन झांगी ने रोका। अगर ये मर गया तो शैडोज को कोई कंट्रोल नहीं करेगा। यांग शिनशिन ने प्लान बनाया। हर बार जब कोई शख्स कंट्रोल खोए तो अगला तैयार रहे। उसी दौरान वो सॉल्यूशन ढूंढना चाहती थी। ग्रुप एसाइलम में आगे बढ़ा, क्लूज ढूंढते हुए। सोल्जर अब भी पीछे पीछे चल रहा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से काली धुंध से ढका था। झांगी समझ गया, अब वो शैडो में पूरी तरह बदलने वाला है। यांग चिनचिन ने दीवार पर लिखे रूल्स को दोहराया। 1, शैडो को हमेशा देखना होगा। 2, वो खुद अटैक करेगा। 3, गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारे शैडोज गायब ना हो। 4, 24 ऑनवर्ड्स बाद गेम अपने आप खत्म हो जाएगा। शैडो को खत्म नहीं कर सकते, बस इस दुनिया से गायब करना होगा। भाई का स्पेस उसे स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन क्या हम उसे वहां अट्रैक्ट कर सकते हैं? झांग यी ने कहा, पहले भी ट्राई किया था, शैडो एंटर नहीं करता क्योंकि तुम्हारा स्पेस कंप्लीटली अलग डायमेंशन है। लेकिन म्यूयान का शैडो स्पेस तो इसी दुनिया में सिंक्ड है। यांग शिनशिन बोली, हम शैडो को वहां कैद कर सकते हैं और फिर झांग यी के स्पेस में ट्रांसफर कर देंगे। झांगी ने सोल्जर से इलेक्ट्रोड्स हटाए। अंधेरे में 20 से 30 शैडोज दिखे, 2-3 मीटर लंबे। अब टाइम को डिले करना बेकार था। यांग शिनशिन ने होली लाइट एक्टिवेट की। उसके पीछे एक 6 विंग्ड एंजल आया और उसने रेड फेदर से शैडो पर अटैक किया। वो खुद एक बेट बन गई। आंखें बंद करके शैडोज को अपनी ओर खींचा। म्यूयान ने अपना शैडो स्पेस खोला। 10 शैडोज धीरे धीरे यांग शिनशिन के पास आए और जैसे ही वो म्यूयान के स्पेस में गई, झांग यी की टीम ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। 3 बार ऐसा किया गया और सारे शैडोज को म्यूयान के स्पेस में ट्रैप कर लिया गया। अब इन्हें मेरे भाई के स्पेस में भेजना है, यांग शिनशिन बोली। म्यूयान ने कहा, बस मुझे बेहोश करना होगा ताकि ट्रांसफर हो सके। पहले सबको इकट्ठा कर ले, यांग शिनशिन बोली। शैडोज को ट्रैक करना आसान था क्योंकि वो खुद ढूंढ कर आ जाते थे। थोड़ी देर में झांगी और बाकी लोगों के आसपास की शैडोज गायब हो गईं। यांग शिनशिन ने फिर से लांसलॉट से कांटेक्ट किया और उसकी लोकेशन कंफर्म करके वहां पहुंच गई। लांसलॉट और उसकी टीम एक छोटे से रूम में छुपी थी। उनके पास यांग शिनशिन जैसा थिंक टैंक तो नहीं था, लेकिन उन्होंने भी शैडो से बचने का एक तरीका निकाल लिया। एक ऐसी जगह छुपना जहां पीछे वॉल हो। इससे शैडो सिर्फ फ्रंट से ही आ सकता है और असिमिलेशन से बचा जा सकता है। यांग शिनशिन के आने पर झांगी ने कहा, अब ये हमें सौंप दो, तुम लोग निकलो। इसका मकसद था यांग शिनशिन की एबिलिटीज को छुपाना। रूल सिस्टम पावरफुल है, लेकिन अगर किसी को इसके ऑपरेशन का फार्मूला पता चल गया तो ये यूजलेस हो सकता है। लांसलॉट थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। वो पहले आए थे लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। अब झांगी की टीम ने सिर्फ हाफ ओवर में रास्ता निकाल लिया था। झांगी ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, यह सिर्फ नॉर्मल ट्रिक्स है। क्या सच में वो मुझे द ग्रेट इप्सिलॉन को रोक सकते हैं? लांसलॉट का मूड और भी खराब हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। बाकी लोग झांगी को देखकर सोचने लगे, बॉस, कहीं ये सब भी तुम्हारा ही किया धरा तो नहीं? इसके बाद लांसलॉट और उसकी टीम ने वेन्यू खाली कर दिया। यांग शिनशिन ने एरो ऑफ लव से सारी शैडोज म्यूयान के स्पेस में ट्रांसफर कर दी। म्यूयान फिर जांगी के डिफरेंट डायमेंशन वाले स्पेस में गई
और झांगी ने पोर्टल क्लोज कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब आंखें खुली तो सब एक ग्रे पर्पल कलर की वर्ल्ड में थे। ड्राई ग्रास वाला मैदानी एरिया, एयर में ग्रास की स्मेल। सिर्फ उनके नीचे स्टोन से बनी जमीन थी जो डैमेज्ड थी। वहीं वो सोल्जर्स भी थे जो पहले शैडो से असिमिलेट हो चुके थे। वो अब अनकॉन्शियस थे लेकिन अलाइव। बाटू का मेड हाउस सिस्टम क्रैक हो चुका था। तभी जांगी ने बाटू को देखा जो शॉक था और बोला, मैंने सोचा था कम से कम हाफ डे फंसा पाऊंगा। झांगी ने बिना रुके उसे चेनालोंग आर्मर से पकड़कर हवा में उठा लिया। बताओ, गांव चांगकॉन कहाँ है? बाटू ने कहा, वो डीमन एबिस एक्सप्लोर करने गया है, मैं बस उसे ट्रैप करने के लिए रुका था। लांसलॉट और बाकी सब एंग्री होकर बाटू को सराउंड कर लेते हैं। झांगी कहता है, तुम बस एक पॉन थे, गांव जानता था कि तुम मारे जाओगे। बाटू बोला, डील करो, मैं कैप्टन के लिए वैल्यू रखता हूं, वो मेरा रैंसम देगा। झांगी ने सोचा, सही है, मारने से बेटर है कि उसे प्रिजनर बना लिया जाए। लांसलॉट बोला, बताओ गांव कहां है, वरना तुम्हें जिंदा रहने का रिग्रेट होगा। बाटू ने कहा, वो डीमन एबिस में है, मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानता। झांगी ने कहा, उसे कॉल करो, वापस बुलाओ। बाटू स्माइल करते हुए बोला, मुझे छोड़ना उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लांसलॉट फ्यूरियस था, लेकिन झांगी ने कहा, इसे मुझे हैंडल करने दो। लांसलॉट मान गया। उसने अपने लोगों को वेकअप किया और झांगी को एक फेवर चुकाने की तरह देखा। इसके बाद वो वहां से चला गया। नेक्स्ट टाइम जब मिले, शायद एनिमी बन जाए। बाटू ने चैन की सांस ली जब लांसलॉट और बाकी लोग चले गए। उसने जैंगी और बाकी टीम का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। फिर से मिलना हुआ। घबराओ मत, अब मैं भाग नहीं सकता। मैं कोई सुसाइड नहीं करने वाला, खासकर एक आईपी सिलोन के सामने। जैंगी ने उसे देखा, फिर आंखें थोड़ी सी कोड़ लीं और मुस्कुराया, एक अजीब डरावनी सी स्माइल के साथ। बाटू, जो हमेशा दूसरों के साथ खेलने वाला शख्स था, पहली बार असहज महसूस करने लगा, क्योंकि किसी प्लेयर के लिए सबसे खौफनाक चीज होती है खुद किसी और का गेम बन जाना। चलो, थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं, जैंगी ने कैजुअली कहा। चारों तरफ ऊंची घास और खाली मैदान था। बाकी टीमें पहले ही निकल चुकी थीं, लेकिन जैंगी को कोई जल्दी नहीं थी। अब जब एक वैल्यूएबल इंटेल सोर्स मिल गया है, तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। शिनशिन, इसका मुंह खुलवाओ, जैंगी ने सीधा कहा। बाटू को नहीं पता था कि उसने खुद को किसके हाथ सौंप दिया है। यांग शिनशिन ने एंजल ऑफ डिजायर को बुलाया और लाल तीर बाटू की ओर चला। उसे देखकर ही बाटू का चेहरा उतर गया। उसे पता था ये कोई नॉर्मल एबिलिटी नहीं है, बल्कि एक रूल बेस्ड कंट्रोल स्किल है। रुको, क्योस लॉर्ड, थोड़ा रुकिए। लेकिन जैंकी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तीर उसके शरीर में घुसा और चंद सेकंड में बाटू की आंखों में प्यार ही प्यार भर गया। घुटनों पर आ जाओ, यांग शिनशिन ने कहा। बाटू तुरंत कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठ गया। जैंकी ने कहा, अब सब कुछ बता दो, टीम की स्ट्रेंथ, एबिलिटीज और मकसद, और यह भी कि इन 2 सालों में क्या हुआ। बाटू ने सिर झुकाया। जी मेरी क्वीन। जैंगी ने कुर्सियां निकाली। सब आराम से बैठे और बाटू बोलने लगा। एक, बाटू, कोड नेम तुशिता, एलियन, जिसकी स्पेस एबिलिटी है एनी साइज ही विशेष। इंडेक्स 9800। वह स्पेस को कंप्रेस या एक्सपेंड कर सकता है और जाल बिछाने व सपोर्ट रोल में एक्सपर्ट है। डू, गूमैन, कोड नेम फेयरवेल हेवन, एबिलिटी इटरनल बैरियर, इंडेक्स 9700। गांव चांगकोंग की गर्लफ्रेंड। 3, चेन शियाओ जेंग, कोड नेम चेंजेबल, स्काई, एबिलिटी कैमिलियन, इंडेक्स 9600। ये किसी को भी मिमिक कर सकता है और उनकी एबिलिटी का 70% तक कॉपी कर सकता है। चेंगी थोड़े शॉक्ड हुए, क्योंकि भले ही टीम छोटी हो, हर मेंबर खतरनाक है। गांव चांगकोंग की एबिलिटी रीइंकार्नेशन डिडक्शन उन्हें सही रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है। पर तुम्हारी टीम में पहले तो 7 से 8 लोग थे, वो कहां गए? जेंगी ने पूछा। बाटू ने उदासी से कहा, सब मर चुके हैं। बाहर सरवाइव करना आसान नहीं था। बदला लेने के लिए हमें बार बार मौत का सामना करना पड़ा। मैं सोच रहा था तुम भारता में मस्त लाइफ जी रहे हो। बाटू ने कड़वाहट से कहा, भारता में भी सर्वाइवल आसान नहीं है। कास्ट
सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। आउटसाइडर होने के कारण हमें हर जगह दबाया जाता है। जैंगी ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने जो रास्ता चुना है उसे पूरा भी खुद ही करना पड़ेगा। फिर जैंगी ने पूछा, एक बात बताओ, गांव चांगकोंग होतू की हेल्स गिलोटिन से कैसे बचा? बाटू ने बताया, रूल बेस्ड एबिलिटी के लिए एक मीडियम जरूरी होता है। जू जेंग ने हर कैप्टन का खून शेंगजिंग भेजा था ताकि उन पर कंट्रोल किया जा सके, पर हमने वो ब्लड सीक्रेटली बदल दिया। जैंग यी ने सिर हिलाया। सही है, अंदरूनी सपोर्ट से ऐसा करना पॉसिबल था। और एक बात, जेंगी ने गंभीरता से पूछा, गांव चांगकोंग आईपीसिलॉन तक कैसे पहुंचा? आइप्सिलॉन बनना आसान नहीं है। यहां तक कि झांगी जैसे जन्मजात टैलेंटेड एलियन को भी अपनी ताकत पाने के लिए कई लड़ाइयां और मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो गांव चांगकोंग ने इन 2 सालों में क्या झेला? बाटू बोला, कैप्टन में खुद में ही आइप्सिलॉन लेवल की पॉसिबिलिटी थी। बाद में हम भारत आ गए, वहां एक अंडरग्राउंड सीक्रेट मिला और हमने गॉड का सोर्स पाने की लड़ाई में हिस्सा लिया। भारता एक मैजिकल जगह है जिसकी हिस्ट्री और कल्चर हुआशू किंगडम जितनी पुरानी है। वहां की धार्मिक परंपराएं और पुरातन अवशेष बेहद खास है। झांगी ने सिर हिलाया। गांव की स्किल्स को वो मानता था। अगर गांव ना होता तो शायद झू झेंग की सत्ता गिर जाती। उसने पूछा, क्या तुम लोग भारता के हाई लेवल मिशन पर यहां आए हो? ये पूछते वक्त जहांगी की आंखों में हल्की सी किलर इंटेंट थी। गांव का बदला लेना उसे फर्क नहीं करता, लेकिन अगर उसने हुआशू के खजाने किसी और देश को दिए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बाटू जल्दी बोला, ऐसा नहीं है। भारता ने हमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था, लेकिन हम पूरी तरह उनके वफादार नहीं हैं। वहां हमें कभी अपनाया नहीं गया। अगर कुछ मिला भी तो हमारा कैप्टन उसे खुद रखेगा। हम सिर्फ पावरफुल बनने के लिए भारता के एट इमॉर्टल्स में शामिल हैं। झांगी को यह जवाब पसंद आया। गांव जैसे लोग किसी के पालतू नहीं बनते। फिर झांगी ने पूछा, क्या गांव को इस जगह के बारे में कोई इन्फो है? बाटू ने मना किया, नहीं, हमें बस इतना पता है कि ये जगह प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन से जुड़ी हो सकती है। शायद डेमोनिक अबायस से ताकत मिली हो। झांगी ने उसे कहा, गांव से कांटेक्ट करो और पूछो वो कहां है। बाटू ने कम्युनिकेटर निकाला और गांव से कनेक्ट किया। दूसरी तरफ से आवाज टूटी फूटी आई, ये जगह बहुत खतरनाक है, ये फिलहाल यहां मत आओ। डेंजर, बहुत डेंजर। बाटू ने पूछा, क्या मिला कैप्टन? गांव बोला, शब्दों में नहीं बताया जा सकता, खुद देखकर समझोगे। कम्युनिकेशन कट गया क्योंकि यहां सैटेलाइट नेविगेशन काम नहीं करता। झांग यी ने दूर देखा। करीब 5-6 किलोमीटर दूर कुछ बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी। लगता है खुद जाकर देखना होगा, उसने कहा। फिर उसने बाटू को बेहोश कर उसे बांध दिया और झिंगवे की शैडो स्पेस में डाल दिया। फैटीजू ने पूछा, बॉस, पहले स्काउटिंग करें। झांगी ने हामी भरी और सबको शैडो स्पेस में भेजकर खुद डायमेंशनल डोर से आगे बढ़ा। उड़ते हुए उसने नीचे देखा। जहां वे थे वो जगह असल में एक प्राचीन स्टोन फॉर्मेशन थी। टाइम के साथ उसका शेप मिट गया था और वो सिर्फ ऊपर से देखने पर ही नजर आता था। तभी उसे समझ आया कि डेमोनिक किंगडम की 9 स्टोरी टॉवर से नीचे आने के बाद वो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन से यहां पहुंचे थे। ऊंचाई से देखा तो चारों तरफ वीराना था। बहुत बड़े बड़े काले पेड़ थे जिनके पत्ते नहीं बल्कि सख्त काले बॉल्स थे। गांव की बातों को याद करते हुए झांगी ने खुद को प्रोटेक्टिव स्किन सैनलुओ वानशियांग से ढंका और आगे बढ़ा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जो बिल्डिंग्स पास लग रही थीं, वो असल में दर्जनों किलोमीटर दूर है। झांगी दंग रह गया। अगर दूरी इतनी ज्यादा है तो वो इतनी क्लियर दिख कैसे रही थी? इसका मतलब उन बिल्डिंग्स का साइज असाधारण है। डेमोनिक किंगडम में 5-6 मीटर के डेमोन बड़े लगे थे, लेकिन यहां का पैमाना कहीं ज्यादा विशाल है। झांगी और बाकी लोग डीमन एबिस के नीचे बने जायंट सिटी में पहुंचे। वहां उन्होंने देखे विशालकाय 3 आंखों वाले लोग जिनका शरीर छिपकली जैसा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में अब भी इंसान थे, लेकिन सिर्फ खाने के लिए। झांगी ने देखा कि सड़क किनारे लोग आराम से घूम रहे थे। माहौल हारमोनियस लग रहा था। वो एक बड़े खंभे के पीछे छिप गया।
जो असल में एक टेबल का पैर था। तीन थ्री आइड लोग चाय पीते हुए बात कर रहे थे। उनमें से एक की कमर पर एक क्लॉथ बैग था जिसमें कुछ हिल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बैग से एक नंगा छोटा इंसान निकाला। वो इंसान बहुत अलग था। छोटी आंखें, मोटा शरीर, एकदम किसी पाले गए सुअर जैसा। वो इंसान कांपा और झांगी को देखकर चिल्लाया, बचाओ, मुझे मरना नहीं है। उसकी भाषा इंटेलिजेंट सिस्टम ने अनुवाद की। वो प्राचीन हिम प्रदेश की बोली थी। फिर उस थ्री आइड ने उसे उठाकर टेबल पर रखा, सॉस में डुबाया और मुंह में डाल दिया। खून और सॉस चारों ओर फैल गया। फैटी जू की कांपती आवाज आई, बॉस, चलो यहां से चलते हैं। ये जगह बहुत डरावनी है। झांगी चुप था। वो अब इस अजनबी देश में फंस चुका था। अंडरटेकर से भी संपर्क नहीं हो रहा था। उसके चारों ओर थे खूंखार थ्री आइड जायंट्स। लेकिन असली चिंता ये नहीं थी। इन लोगों का आकार बड़ा था, पर वो खुद झांगी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उसे डर था कि कहीं यहां कोई गेटकीपर ऑफ अंडरवर्ल्ड या व्हाइट ड्रैगन जैसे पावरफुल लोग तो नहीं है। उसी समय अचानक उसके ऊपर एक बड़ी छाया पड़ी। दो नौजवान थ्री आइड लोग उसे देखकर हंस रहे थे। देखो, अजीब कपड़े पहने एक हेयरलेस राइड। हाँ हाँ, इसे पकड़ो। एक ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन झांगी तेजी से एक एली की तरफ भाग गया जो उसके लिए एक विशाल कैनियन जैसा था। पीछे से हंसी आई, मत भाग, पकड़ के तुझे मारेंगे फिर खाएंगे, शायद बेच भी दें। वाइल्ड हेयरलेस रेड्स काफी न्यूट्रिशियस होते हैं। झांग ये उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। इंटेलिजेंट सिस्टम में उसका डेटा ही नहीं था, पर वो तेज था और जानबूझकर उन्हें एक सुनसान जगह की ओर ले गया। दोनों लड़के आकर उसे घेर लेते हैं। चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। झांगी ने मौका देखकर अपनी होली स्वॉर्ड हाथ में ली। देखा, इस राइड के पास तो वेपन है। शायद टूथपिक जैसा लगे, पर ये इसे चला भी सकता है। हाँ हाँ, इसे पकड़ के परफॉर्मेंस के लिए रखूंगा। जैसे ही एक ने झांगी की तरफ हाथ बढ़ाया, स्विश, एक काली रोशनी चमकी और उसका हाथ जमीन पर गिर गया। आ! वो चिल्लाया, दर्द से कराहने लगा। झांगी ने सोचा, इतना खतरनाक नहीं, सिर्फ बड़ा शरीर है। ताकत करीब 3000 पॉइंट वाले म्यूटेंट जितनी होगी। फिर उसने दूसरा वार किया, सिर धड़ से अलग। दूसरा लड़का सन्न रह गया। एक डोमेस्टिक एनिमल ने मेरा दोस्त मार दिया। जैसे किसी वाइल्ड कैट ने अचानक गन निकाल ली हो। वो गुस्से में स्टिक उठाकर झांगी पर झपटा। झांगी ने उसका भी सिर काट दिया। उसका शरीर दो हिस्सों में गिर पड़ा। गिरने की आवाज तेज थी। झांगी डर गया कि कोई सुन न ले। हमें अब छिप कर रहना होगा, उसने कहा। हमें कुछ नहीं पता यहां के बारे में। रैश एक्शन किया तो किसी पावरफुल गार्जियन को अलर्ट कर सकते हैं। झांगी ने जब लोगों को मारा तो उसने फौरन वहां से निकलने और कहीं छिपने का प्लान बनाया। उसे पता था कि ब्यूरियल मास्टर और बाकी लोग जब थ्री आई ट्राइब के किंगडम में पहुंचेंगे तो जरूर कुछ एक्शन लेंगे। उनकी टीम बड़ी है और उनके पास झांगी की तरह स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इतने लोगों को साथ ले जा सके। इसलिए उनके पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा है। तब झांगी देखेगा कि हालात कैसे हैं और उसी हिसाब से एक्ट करेगा। स्पेस बेस्ड एलियंस की एडवांटेज अब क्लियर दिखने लगी थी। झांगी के पास भरपूर सप्लाई थी। खाने पीने की कोई टेंशन नहीं। रहने के लिए उसे किसी राइट होल में भी छिपना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्री आइड लोग इतनी आसानी से उसे ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे ही वो जाने लगा, उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। उसने होली जजमेंट हथियार तैयार किया और पूछा, कौन है? एक छोटी सी लड़की कचरे के ढेर के पीछे से झांकी। वो 14-15 साल की लग रही थी, गंदे कपड़े पहने, बाल उलझे हुए। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था, छोटी आंखें, छोटा नाक, लेकिन बड़ा मुंह। झांग यी ने सोचा शायद ये कोई म्यूटेटेड ह्यूमन होगी जो हजारों सालों से अंडरग्राउंड रहकर ऐसे दिखने लगी है। पहली सोच थी कि इसे मार दिया जाए क्योंकि उसने उसे मर्डर करते देखा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि यहाँ के इंसान तो बस लाइव स्टॉक है। इसे मारने का कोई मतलब नहीं, और अगर लड़की ने रिपोर्ट भी कर दी तो थ्री आइड लोग शायद ध्यान भी ना दे। लड़की ने झांग यी की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, तुमने थ्री आइड लोगों को मार दिया। झांग यी उसे इग्नोर करने वाला था, लेकिन तभी
उसके कम्युनिकेशन डिवाइस पर दूसरे ह्यूमन सोल्जर्स की आवाज आई। कोई है क्या? जल्दी मदद करो, थ्री आइड लोग हमारे पीछे हैं। शायद बाकी एलियंस ने वहां के ह्यूमन की हालत देखी और उन्हें बचाने की कोशिश की होगी। थ्री आइड ट्राइब ने उन्हें थ्रेट समझा और हंट करना शुरू कर दिया। झांगी ने सोच लिया कि वो अब इस लड़ाई में नहीं कूदेगा। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फुर्ती से पीछे हट गया। लड़की बोली, थ्री आइड लोग इंसानों का शिकार कर रहे हैं, मैं तुम्हें छुपा देती हूं। झांगी को भी जानना था कि यहाँ के ह्यूमन कैसे सरवाइव करते हैं। वो लड़की के साथ भागा। वो दोनों गंदी गलियों, नालियों और एक दीवार में बने होल से होते हुए एक अंडरग्राउंड जगह पहुंचे। वो जगह छोटी सी थी, लेकिन वहां कुछ खाना और रहने का जुगाड़ था। लड़की ने झांगी को बैठने का इशारा किया। क्या आप गॉड के भेजे हुए इंसान हो? उसने पूछा। झांगी ने मुस्कुराकर कहा, शायद। लड़की खुशी से झूम उठी। मैं जानती थी कि ह्यूमन गॉड आएंगे हमें बचाने। वो झांगी को शेनशी कहकर उसकी पूजा करने लगी। प्लीज मुझे यहां से ले चलिए। झांगी ने कहा, मैं नया हूं, पहले ये जगह समझनी होगी। लड़की ने बताया कि उसका नाम हुआ है और वो एक वाइल्ड इंसान है जो फेंस से भागी हुई है। यहाँ के इंसान दो टाइप के हैं, डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड। डोमेस्टिकेटेड इंसानों को या तो खाना बना दिया जाता है या पालतू रखा जाता है। कुछ लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए यूज किया जाता है। और वाइल्ड लोग जैसे हुआ, वो छुप कर रहते हैं, गार्बेज खाते हैं और हर वक्त मारे जाने का खतरा झेलते हैं। हुआ से बात करके झांग यी को इस देश के बारे में काफी कुछ पता चला। इस देश का नाम नैश है और यहाँ तीन आंखों वाले जायंट्स राज करते हैं। इंसान यहाँ सिर्फ पालतू जानवर हैं, उनके कोई राइट्स नहीं है और उन्हें कभी भी मार दिया जाता है। हुआ को बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वो तो बस एक गरीब सी लड़की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही गली में बिता दी। इंसानों में एंथ्रोपोसेंट्रिक रिलीजन की एक लीजेंड फैली हुई है। हमारे पूर्वज स्वर्ग से आए थे, एक दिन कोई मानव देवता आएगा और हमें बचाएगा। जब हुआ ने झांगी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत एक्साइटेड थी, मानो कोई मिरेकल हो गया हो। झांगी ने पूछा, क्या यहाँ के लोग बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे उड़ना, इनविजिबिलिटी या घर तोड़ने जितनी ताकत? हुआ ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। तुम वॉरियर की बात कर रहे हो? झांगी हंसा। वॉरियर? इतना ओवर? इंटेलिजेंस सिस्टम ने उसे अलर्ट किया। यह सिर्फ ट्रांसलेशन है, हो सकता है उसने कोई और शब्द यूज किया हो। झांगी ने कहा, तो बताओ ये वॉरियर क्या होता है? हुआ बोली, तीन आंखों वालों में कुछ लोग ट्रेनिंग से बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। वो पहाड़ तोड़ सकते हैं, नदियां रोक सकते हैं। एंशिएंट टाइम में कुछ वॉरियर्स समुंदर तक भर देते थे। मतलब अब वैसे वॉरियर्स नहीं होते? झांगी ने पूछा। हुआ ने कहा, शायद नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों में कई नए वॉरियर्स आए हैं। कुछ नोबल्स तो एंशिएंट लेवल तक पहुंचने वाले हैं। पिछले 2 साल? झांगी चौंक गया। वही टाइम जब दुनिया में एंड शुरू हुआ था। अब साफ था कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड भी एपोकैलिप्स के बाद बदल गया है और यहां की सिविलाइजेशन पहले से प्रीपेयर्ड लगती है। नैश में सुपर पावर्स को कल्टीवेशन कहते हैं। इंसानों के पास भी सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ बाहर आ गया है। झांगी को लगा कि यह ट्रिप बेकार नहीं गया। उसने गॉड सोर्स या सैक्रिफाइस स्पिरिट की तलाश के बारे में सोचा। उसे डीमन किंगडम में थोड़ा गॉड सोर्स मिला था, तो नैश किंगडम में तो जरूर कोई बड़ा सोर्स होगा। उसने हुआ से पूछा, क्या यहां कोई ऑल्टर जैसा कुछ है? कुछ ऐसा जो पिरामिड जैसा दिखता हो? हुआ ने तुरंत जवाब दिया, तुम होली स्पिरिट हॉल की बात कर रहे हो, वो तो बाहर ही दिखता है। बाहर आकर हुआ ने ऊपर इशारा किया। झांगी ने ऊपर देखा। नैश एक एबिस के क्लिफ पर बना है और सबसे ऊपर एक काली विशाल टावर है, बादलों से भी ऊंची। वो टावर पुरानी 9 स्टोरी डीमन टावर जैसी थी, लेकिन उससे भी बड़ी और एंशिएंट दिखती थी। शायद यही वो जगह है, झांगी ने कहा। यह उनकी पहली बार इतनी गहराई में अंडरग्राउंड वर्ल्ड में घुसपैठ थी। हुआ ने कहा, वही नैश का किंग रहता है। यहां मार्शल स्ट्रेंथ ही पावर है और इसी वजह से टेक्नोलॉजी लगभग बंद है। झांगी ने सोचा,
अब सांगजिया टेम्पल की टीम की चाल देखनी है। वो हुआ को वापस केव में लाया। वहां इन्वायरमेंट खराब था, तो उसने एलियन स्पेस से एक सॉफ्ट मैट्रेस निकाला और फूड भी दिया। हुआ सब देखकर शॉक्ड रह गई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। गॉड्स मैसेंजर! झांगी ने उसे थोड़ा समझाया और फिर यांग शिनशिन से मिलने निकल गया। हुआ एक्साइटेड होकर उस गद्दे पर कर्ल होकर सो गई। झांग ये नैश सिटी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचा और ऊपर से पूरी सिटी को देखने लगा। वो यांग शिनशिन और बाकी टीम से कनेक्टेड था, लेकिन साथ ही बाकी टीम्स की मूवमेंट का इंतजार भी कर रहा था। जैसे ही अंडरटेकर और उसकी टीम ने हरकत शुरू की, एकदम से हलचल मच गई। जांग यी को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। सिटी में हर जगह 3 आंखों वाले हेवीली आर्मर्ड सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे थे। तभी उसे 10 किलोमीटर दूर से एक हेल्प सिग्नल मिला। वो तुरंत स्पेस ट्रैवल करके वहां पहुंचा। यहां कुछ ह्यूमन सोल्जर्स ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे, जो शायद अपनी मेन टीम से कट गए थे। वो सिटी में घूमकर अपने साथियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ 3 आंखों वाले इंसानों को खा रहे थे। गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप रहे। मगर जल्द ही उनकी मौजूदगी नोटिस की गई। हाँ, इतने सारे अजीब बिना बालों वाले चूहे कहां से आ गए? किसी अमीर का पेट तो नहीं? कपड़े भी पहन रखे हैं। एक औरत ने एक सोल्जर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सोल्जर ने चकमा दे दिया। ओए, भाग क्यों रहा है ये छोटा सा जानवर? एक आदमी बोला। रुक, मैं पकड़ता हूं। उसने अपनी बाहें चढ़ाई और सोल्जर की तरफ बढ़ा। अब सोल्जर्स को लगा कि ये हमला है। फायर! बुलेट्स चलने लगी। 3 आंखों वाला वो आदमी घायल हो गया, लेकिन मरा नहीं। उनकी बॉडी काफी टफ होती है। सोल्जर्स ने हाई एक्सप्लोसिव बुलेट्स यूज करनी शुरू की। अब थोड़ा असर दिखा। एक का घुटना उड़ गया। मारो इन डेमंस को। एक भी गिराया तो अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन तभी भारी आर्मर में लैस असली 3 आंखों वाले सोल्जर्स आ गए। ओ, छोटे चूहों का झुंड मिल गया। रुको, इन्हें जल्दी मत मारो, मजा लेते हैं। वो हंसते रहे, जबकि बुलेट्स उनकी आर्मर पर टिक नहीं रही थी। कैप्टन ने ग्रेनेड फेंका, लेकिन उसका भी असर कम ही रहा। धुआं छोटा तो वो सोल्जर गुस्से में आग बबूला था। हरामी चूहे! वो गर्जा और आयरन रॉड उठाकर हमला कर दिया। जमीन टूट गई, पत्थर उड़ने लगे। कई सोल्जर्स घायल होकर खून थूकने लगे। इतने नीच प्राणी हमें चैलेंज कर रहे हैं, ये तो मजाक है। एक 3 आंखों वाला सोल्जर प्लायर्स और बोरी लेकर आया और जख्मी सोल्जर्स को ऐसे उठा रहा था जैसे कचरा हो। मानव जाति की सबसे एलाइट टीम, जिसमें आधे से ज्यादा एलियन वॉरियर्स थे, नैश के आम सोल्जर्स के सामने बिल्कुल बेबस दिखी। उनकी गन बेअसर थी और ताकत में वो इन 3 आंखों वाले सोल्जर्स के सामने कुछ भी नहीं थे। इन 3 आंखों वालों की ताकत इतनी थी कि ये छोटे मोटे डायनासोर को अकेले हरा सकते थे। कुछ एलियंस तो टायरेनोसोरस रेक्स को भी मार सकते थे। कुछ ही देर में पूरी ह्यूमन टीम मारी गई। इसे लड़ाई कहना भी गलत होगा, ये तो बस पेस्ट कंट्रोल जैसा था। सोल्जर्स को मसलकर कपड़े की बोरी में फेंक दिया गया, जैसे कोई बीमारी फैलाने वाले जानवर हों। कैप्टन चेंगली गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपनी गन फेंकी और तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़ा। एक जंप में 10 मीटर ऊपर से वार किया, जिससे एक 3 आंखों वाले सोल्जर का हाथ कट गया। इसके बाद चेंगली ने उसकी टांग पर वार कर उसे गिरा दिया और फिर गला काट दिया। बाकी सोल्जर्स गुस्से में पागल हो गए, लेकिन चेंगली छोटे साइज का फायदा उठाकर इधर उधर मूव करता रहा और 2 और सोल्जर्स को घायल कर दिया। ऊपर से झांगी ये सब देख रहा था और इम्प्रेस्ड हुआ। उसने चुपचाप अपनी व्हाइट ऑल स्नाइपर निकाली और जो 3 आंखों वाले सोल्जर्स चेंगली पर फोकस कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे शूट कर दिया, सीधा उनके सिर या गर्दन पर। कुछ ही देर में सारे सोल्जर्स मर चुके थे और झांगी गायब हो गया। चेंगली को लगा कोई ह्यूमन उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे समझ आया कि अगर शुरुआत में सभी सावधानी से काम लेते, तो शायद इतने सोल्जर न मरते। वो अपने मरे साथियों को देखकर गम में डूबा हुआ एक सुनसान एली में भाग गया। अगले कुछ दिनों तक झांगी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बस नैश कंट्री को क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहा। ये देश बहुत बड़ा था और सीधा सपाट नहीं, बल्कि मल्टी लेयर्ड था। जितना नीचे जाओ, सोशल लेवल उतना लो हो जाता है।
नीचे के लेवल्स में इंसानों को पिग की तरह पाला जाता है। उन्हें बासी खाना और गंदगी दी जाती है। कुछ सुंदर ह्यूमंस को ऊपरी वर्ग पेट की तरह पालता है, बिना फ्रीडम लेकिन खाना पीना सही। हुआ नाम की एक लड़की उसे अपने कुछ ह्यूमन दोस्तों से मिलवाना चाहती थी, लेकिन झांगी ने मना कर दिया। उसने हुआ से कहा कि किसी को भी उसके बारे में न बताए, वरना वो हमेशा के लिए चला जाएगा। अब झांगी बस इंतजार कर रहा था। अंडरटेकर, गांव चांगकोंग और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल जैसी बड़ी ह्यूमन टीमें जल्द ही लोकल फोर्सेस से टकराएंगी। उसे इस दुनिया की असली ताकत का अंदाजा लगाना है। इस बीच वो ऊपर आसमान में लटकते होली स्पिरिट टेम्पल को देखता रहा, जहां राजा रहता है। उसे यकीन था कि वहीं इस देश की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। जैसे उसने सोचा था, सांगा टेम्पल के वॉरियर्स ने नैश किंगडम पर हमला कर दिया। वे लोग डीमन इबिस को खत्म करने आए थे, और जब उन्होंने यहाँ का नरक जैसा हाल देखा तो खुद को रोक न सके। अब झांग यी को समझ आया कि जब वो पहली बार नैश में आया था तो सड़कों पर इतनी टाइट पेट्रोल क्यों थी, और अब उसे आइप्सिलॉन लेवल की कॉम्बैट एनर्जी भी कई बार महसूस हो रही थी। कुछ समय तक झांग ई फूलों की गुफा में रहा और चुपचाप नैश किंगडम की हलचल पर नजर रखता रहा। वो आसपास चुपचाप घूमकर यहाँ की बेसिक जानकारी ले चुका था। होली स्पिरिट टेम्पल को छोड़कर बाकी जरूरी जगहें वह ऑलरेडी देख चुका था। नैश देश की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से कुछ लाख लोग। उनके मैसिव आकार के कारण उन्हें मांस पर्याप्त नहीं मिल पाता, इसलिए वे अक्सर अंडरग्राउंड की विशाल क्रीचर्स का शिकार करते हैं, और इंसान भी उनके खाने का एक जरिया है। साधारण थ्री आइड लोग रोज मांस नहीं खा सकते, वे सिर्फ लोकल पेड़ों के फल खाते हैं। झांग ई कुछ दिन तक सोच में डूबा रहा। अब आगे क्या करना है? देश काफी स्टेबल और उसकी आर्मी भी स्ट्रांग थी। ऊपर से हाई लेवल एलियंस भी मौजूद थे। होली स्पिरिट टेम्पल तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। बरियल मास्टर और उसके लोग जैसे ही पहुंचे, उनकी लोकल आर्मी से कई बार भिड़ंत हुई। अब तो पूरी नैश सेना अलर्ट पर थी, और 3 आंखों वाले जाइंट सोल्जर्स स्ट्रीट्स पर पेट्रोल करते दिखते थे। जहांगी को शक हुआ, इतनी अलर्टनेस क्यों? आखिर इंसानी सोल्जर्स को वो लोग कुछ नहीं समझते। एक ट्रेनर थ्री आइड सैनिक 100 लो लेवल इंसान वॉरियर्स को मार सकता है। तभी हुआ ने एक जरूरी बात बताई। लगता है नैश के प्रिंस की शादी होने वाली है, और वो ह्यूमन गॉड रिलीजन के दूतों से डरता है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। झांग ई हल्के से हंसा। ओह, इतनी बड़ी कॉइंसिडेंस। हुआ ने बताया, 3 आंख वाली स्पीशीज 300 साल तक जीती है, लेकिन लाइफ में एक ही शादी करती है। इस बार शादी के बाद प्रिंस राजगद्दी संभालने वाला है। उसकी दुल्हन ग्रैंड ड्यूक गारू की बेटी जेनेसो है, बहुत हाई स्टेटस वाली। जहांगीर को याद आया, वो जब आया था तो शहर सज रहा था, लाल कपड़े, रिबन वगैरह। अब उसे लगने लगा ये शादी एक मौका हो सकती है। वो खुद तो रिस्क नहीं लेगा, लेकिन बरियल मास्टर जरूर कुछ करेगा। होली स्पिरिट टेम्पल की ओर देखकर वह अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया। पूरा नैश देश लाल, काले और सफेद रंगों से सज गया। लोग बिल्डिंग्स पर और सड़कों पर स्टिक्स और फॉर्क्स लेकर डांस कर रहे थे। झांगी और हुआ एक ऊंची जगह खड़े होकर सेरेमनी देखने लगे। समय था लगभग 6 बजे शाम का। यहाँ कोई दिन रात का फर्क नहीं था, लेकिन सिस्टम से पता चल गया। आसमान में बैंगनी धुंध फैली थी, जिससे पूरा शहर चमक रहा था। तभी दूर से एक ग्रैंड बाजा सुनाई दिया, और एक विशाल प्रोसेशन स्टोन ब्रिज से होली स्पिरिट टेम्पल की ओर बढ़ने लगा। ब्रिज बहुत लंबा लेकिन पतला था, हजारों पत्थर के पिलर्स से टिका हुआ। प्रोसेशन में स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम्स पहने सैकड़ों थ्री आइड सैनिक आगे चल रहे थे। उनके पीछे एक जाइंट सेडन चेयर था, जिसे अजीब से छोटे मोटे जीव उठाए हुए थे। उनके लंबे कान इंसानों जैसे हाथ पैर थे, लेकिन काफी मोटे और नंगे। उन पर बैठी थी जेनेसो, दुल्हन, 10 मीटर लंबी, डरावना सफेद मेकअप और खून जैसे लाल होंठ। झांग ई को ये सब जॉयफुल कम क्रीपी ज्यादा लग रहा था। तभी ऑपोजिट साइड से एक और टीम आई, शायद ग्रूम की, लेकिन प्रिंस दिखा नहीं। हुआ भी कंफ्यूज थी, शायद प्रिंस टेम्पल में ब्राइड का वेट करता है। दोनों प्रोसेशंस ब्रिज पर मिले
और म्यूजिक की टोन अचानक तेज हो गई। पूरा नैश कंट्री चीयर से गूंज उठा। लेकिन हुआ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जांगी का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, भागो जल्दी। जांगी शॉक्ड था। क्यों? हुआ ने कांपते हुए कहा, पूरे शहर का ब्लड सैक्रिफाइस होने वाला है।